NCERT हिस्ट्री कक्षा 8 पाठ 2। कौन सा? भारत में अंग्रेजी राज्य की स्थापना। अंग्रेज फ्रांसीसी व अन्य यूरोपियों की तरह भारत में व्यापार करने के लिए आए थे, लेकिन धीरे धीरे भारत में अपना राज्य स्थापित कर लिया। इसके लिए उन्होंने कौन कौन से तरीके अपनाए, आइए इन्हें जानें। 18वीं शताब्दी में मुगल साम्राज्य की शक्ति क्षीण होने पर प्रांतीय एवं क्षेत्रीय शासकों ने अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित कर ली थी। इनमें बंगाल, बिहार व उड़ीसा, अवध मीन्स लखनऊ, हैदराबाद, मैसूर और मराठा प्रमुख थे। मुगल बादशाह का नियंत्रण नाम मात्र का रह गया था। इसी सदी में यूरोप में फ्रांस और इंग्लैंड के बीच विश्व में उपनिवेशों व व्यापार से ज़्यादा मुनाफा कमाने के लिए कई वर्षों तक निरंतर युद्ध होते रहे। दोनों देशों के व्यापारी इतने अमीर हो गए थे कि अपने अपने देश के शासन में भी इनका बोलबाला था। यहाँ तक कि इंग्लैंड और फ्रांस के राजा अपने अपने देश की कंपनियों का पूरा समर्थन करते थे और उन्हें मदद देते थे, क्योंकि वो शक्तिशाली हो गए थे। उपनिवेश राज्य क्या है और यह दूसरे देश की उन्नति में किस प्रकार सहायक होते हैं, आइए इसे भी जानें। जब एक देश जैसे इंग्लैंड के लोग किसी दूसरे देश जैसे भारत पर अपना वर्चस्व स्थापित करते हैं, तब दूसरा देश पहले देश का उपनिवेश राज्य बन जाता है। पहला राज्य दूसरे राज्य का सर्वा मुख्य देश बन जाता है। कुछ समझ में आ रहा है? मुख्य देश उपनिवेश राज्य के सभी संसाधनों का प्रयोग अपने हित में करता है, जिससे मुख्य देश पहला देश उन्नति करता चला जाता है, जबकि उपनिवेश दूसरा देश अवनति की ओर जाने लगता है। ये होता है। ठीक है बच्चों, अब पूरा देखते हैं आगे। भारत को अंग्रेजों ने अपना उपनिवेश राज्य क्यों बनाया? ठीक है, क्यों बनाया भारत को? इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति के दौरान कारखाने लग गए थे, अतः वह भारत को सिर्फ कच्चे माल की पूर्ति का साधन बनाना चाहते थे। साथ ही इंग्लैंड अपने यहाँ का बना सस्ता कपड़ा और दूसरा सामान भारत को ऊंचे दाम में बेचना चाहता था, जिससे वे भारत में बुना कपड़ा यूरोप में बेचकर मालामाल होते रहें। वे भारत में कई जरूरी फसलें उगवाकर उन्हें दूर दूर बेचते थे, जैसे नील, पटसन, अफीम, गन्ना, चाय, कहवा आदि। ये सब अंग्रेज लोग उगवाते थे अपने इंडियन फार्मर से। उन्होंने व्यापार की ये सब चीज़ें लाने व ले जाने के लिए भारत के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में रेल लाइनें और सड़कें बिछाना भी शुरू किया। इसके लिए वे लोहा, कोयला आदि खनिजों की खदानें खोदना चाहते थे। वह जंगल से लकड़ी का व्यापार करना चाहते थे। जंगल से लकड़ी का व्यापार भी करना चाहते थे। यह सब करने के लिए उन्हें भारत में जगह जगह अपने अधिकारी रखने और भारत के लोगों पर अपना नियंत्रण बनाने की जरूरत महसूस हुई। उन्होंने उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए चलाए गए विशेष अभियान को औद्योगिक क्रांति कहते हैं। क्या कहते हैं? उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए विशेष अभियान को औद्योगिक क्रांति। आप देखते हैं पाठ का अगला पेज। ठीक है बच्चों, तो आप लोगों को पूरा देखें, ज़रूर वीडियो समझ में आएगा और आप लोगों को NCERT ये बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगी। ठीक है, अब देखते हैं इसमें क्या हुआ है। अब देखो ये चक्र समझो। यह भारत में कपास की पैदावार, ठीक है, ये भारत में कपास की पैदावार हुई। फिर ये आ गए यहाँ भारत से कपास कच्चा माल इंग्लैंड भेजते हुए। ये कपास अपने वहाँ से इंग्लैंड जा रही है। ठीक, ये तोल दिया सस्ते दामों पे। ठीक है, ये व्यापारी अपने इंग्लैंड ले जा रहा है। इंग्लैंड के कारखाने में कच्चे माल से कपड़ा बनते हुए अब यही इसी कपास से यहाँ कपड़ा बन रहा है। कच्चे माल से यहाँ कपड़ा बन रहा है। अपनी कपास से इंग्लैंड में कारखाने में कपड़ा बन रहा है। और फिर यहाँ जाओ, अंग्रेज एजेंट भारतीय को महंगे दाम में कपड़ा बेचते हुए। अब ये एजेंट जो है, अब भारतीय जो अपने वहाँ के लोग हैं उनको ये कपड़ा महंगे दाम में बेच रहा है। देखो यहाँ से यहाँ तक आप चक्र इसको समझो। और ये है भारतीय बुनकर। ठीक है, अब ये क्या कर रहा है? देखो,
भारतीय बुनकर विदेशी कारखानों का मुकाबला नहीं कर पाए। वो क्यों कर पाए? वो तो कारखाने हैं, वो अपने हाथ से बुनता है। कारखाने में कपड़ा जल्दी बनता था तथा उसकी लागत भी कम आती थी, जबकि भारतीय बुनकर को हाथ से कपड़ा बनाने में काफ़ी समय लगता तथा उसके कपड़े की बिक्री काफ़ी कम दाम में होती थी। इससे भारतीय बुनकरों की दशा खराब होती चली गई। बुनकर मीन्स वीवर, जुलाहा जिनको कहते हैं, ठीक है। उनकी दशा धीरे धीरे खराब होती चली गई। वो क्यों? क्योंकि उनके कारखाने का मुकाबला वो थोड़ा कर सकते हैं फैक्ट्री का। अब आगे देखते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी नील, कॉफ़ी, चाय के बागान भारत में लगाती थी, 3 चीज़ों के, और इन फसलों को सस्ते दामों में खरीद कर अपने जहाज़ों से इंग्लैंड के कारखानों में भेजती थी। बहुत होशियार थे अंग्रेज, ऐसे ही नहीं उन्होंने राज किया है, ठीक है। अंग्रेज इंग्लैंड के कारखानों से तैयार माल जैसे कपास से कपड़ा, चाय पत्ती, कपड़ा रंगने के लिए तैयार नील आदि जहाज़ों के माध्यम से भारत एवं यूरोप में अधिक दाम में बेचते थे। मतलब यहाँ से कच्चा ले जाते फिर वापस लेके आते, यहीं बेचते। उन्होंने व्यापार की यह सब चीज़ें लाने व ले जाने के लिए रेलवे लाइन, सड़कें, दूरसंचार आदि की व्यवस्था की। इससे व्यापार में तेजी आई और उनका दिन प्रतिदिन मुनाफा बढ़ता गया। व्यापार में तेजी आई, दिन प्रतिदिन मुनाफा बढ़ता गया, ठीक। यह सब करने के लिए उन्होंने भारत में अपने अधिकारी रखे और भारत पर अपना वर्चस्व कायम किया। अब देखते हैं ये अंडरलाइन जो है, बच्चों आपकी समझ से मुनाफा कमाने के लिए पैसों का उपयोग किस प्रकार करना ठीक होगा? पैसों को घर में रखना, नंबर 1। नंबर 2 पैसों बैंक में जमा करना, या नंबर 3 सोना चांदी खरीदना, या नंबर 4 उद्योग में लगाना। विचार कीजिए कौन सी चीज़ में आप लोगों को लगता है कि पैसे कमा सकते हैं, मुनाफा कमा सकते हैं, कौन सी ऐसी चीज़ में? तो उसके लिए आप हमें कमेंट करके बताएं, ठीक है। अब आगे देखते हैं। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार पर कब्जा करने के लिए एक दूसरे से लंबे समय तक लड़ती रही, ठीक है। एक कंपनी इस कोशिश में रहती कि दूसरे को भारत से खदेड़ कर निकाल दे। इसके लिए दोनों ही कंपनियां अपने अपने देश इंग्लैंड व फ्रांस से सैनिक बुलवाने लगीं। यही से होने लगा संघर्ष। अब ये देखो, लॉर्ड क्लाइव बंगाल के नवाब मीर जाफर से मिलते हुए, देखो ये लॉर्ड क्लाइव है, ठीक है, और ये बंगाल के नवाब मीर जाफर ये बैठे हुए हैं, ये इनके एजेंट हैं। और यह है लॉर्ड क्लाइव, ये लॉर्ड क्लाइव है और ये मीर जाफर हैं। ये इनसे मिलते हो, ये उनको बांध रहा, समझा रहा है, ठीक है। तो ये उनको मिलते हुए। अब देखते हैं नेक्स्ट। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ताकत बढ़ाने में लॉर्ड क्लाइव का विशेष योगदान था, ठीक है। दूसरी ओर डुप्ले ने फ्रांसीसी कंपनी का नेतृत्व किया। डुप्ले जो था वो फ्रांसीसी कंपनी का नेतृत्व कर रहा, और लॉर्ड क्लाइव इंग्लैंड यानी कि लंदन जिसको आज कहते हैं उसका नेतृत्व कर रहा था। लंदन में तो लंदन सिर्फ लंदन नहीं, उसको कई जगह, उसको वो फिर विस्तार से बताएंगे किसी वीडियो में। भारत के राज्य और विदेशी कंपनियों की सेना। भारत के राजा और नवाब अपना अपना राज्य बढ़ाने में और एक दूसरे पर हमला करने में लगे रहते थे। इनमें उत्तराधिकार संबंधी युद्ध भी होते थे और वे इन विदेशी कंपनियों की सहायता लेने में नहीं हिचकते थे। यही तो गलती होती थी। दोनों कंपनियां इन झगड़ों में अपनी टांगें अड़ाने लगीं। अगर कंपनी किसी राजा या नवाब का साथ देने को तैयार हो जाती और अपनी सेना उसके लिए लड़ने भेज देती तो उस राजा या नवाब की ताकत बहुत बढ़ जाती थी। यूरोपीय सेनाओं का बड़ा दबदबा था। अब देखो, ये इनको कार्टून के माध्यम से दर्शाया गया है, ठीक है। ये है कौन? फ्रांसीसी, और ये कौन है? ब्रिटेन, जिसको इंग्लैंड कहते हैं, ठीक है। अब ये अपने वहाँ के दोनों राजा हैं, विदेशी कंपनियाँ और भारतीय राजा, देखो हैं ये। तो ये लड़ा रहे हैं, हम लोगों को आपस में लड़वा रहे हैं और खुद दूर से तमाशा देख रहे हैं,
तो हम लोगों को आपस में नहीं लड़ना है। ये बात आप लोग अच्छी तरीके से ज़रूर अपने दिमाग में समझ लें, ठीक है। लड़ाई से कुछ नहीं हासिल होता है किसी को भी, ठीक है। यूरोपीय सेना के पास बेहतर नौसेना, तोपें और बंदूकें थी। यूरोपीय सैनिक नियमित अभ्यास, परेड और ड्रिल के साथ अनुशासित भी थे। इन विशेषताओं के कारण यूरोपीय सेना का पलड़ा भारतीय सेनाओं से भारी रहने लगा। राजाओं की सैनिक ताकत बढ़ाने के बदले में कंपनियां उनसे व्यापार की कई रियायतें ऐंठने लगीं। वो तो इसी चक्कर में रहते ही थे। अब देखो ये है तोप, ये इंडियन तोप है। ये तब पहले की तोपें बड़ी होती थी। ये 8-10 फुट लंबी तोप है, ठीक है। और ये इन लोगों की बंदूकें हैं। देखो तब उस ज़माने में ये जितनी लंबी नालोगी उतनी ही दूर गोली जाएगी। और ये ड्रिल करते हुए सैनिक देखो अनुशासित हैं सभी, और ये इनका कमांडर है, तब ये होता था, ठीक है। ये सभी अनुशासित रहते थे। और अब देखते हैं आगे आगे क्या है। राजा कंपनी की सैनिक सहायता के बदले में उसे बहुत धन भेंट में देते थे। यह धन कंपनी के व्यापार के काम आता था। कई बार कंपनी राजा से उसके राज्य का एक बड़ा इलाका भेंट में ले लेती थी। अंग्रेज बहुत ही होशियार थे। वो जिस तरीके से उनका सिर्फ एक ही उद्देश्य था, लूटना, लूटना और सिर्फ लूटना। अब देखते हैं आगे। उस इलाके के गांव शहरों से कंपनी लगान वसूल करती थी, जो इलाके भेंट में लेती थी, और लगान से मिले धन से व्यापार करती थी। इस तरह मिले धन से कंपनी अपनी सेना का खर्चा भी चलाने लगी, ठीक है। भारत में ज़मीन लेकर इन कंपनियों ने अपनी अपनी कोठियों की किलेबंदी भी की और भारत में एक दूसरे से कई युद्ध लड़े। इनके द्वारा दक्षिण भारत के कर्नाटक क्षेत्र में 1746 ईस्वी से 1763 ईस्वी के बीच 3 युद्ध लड़े गए, जिन्हें कर्नाटक युद्ध कहा जाता है। अंत में 1760 ईस्वी में वांडीवास के युद्ध में फ्रांसीसी अंग्रेजों से परास्त हो गए और सिर्फ व्यापारिक कार्यों तक सीमित रहे। सबसे पहले फ्रांसीसी परास्त हुए। अब इन्हें भी जाने। कर्नाटक का प्रथम युद्ध 1746 और 48 ईस्वी में, ठीक। कर्नाटक का द्वितीय युद्ध 1749 से 1754 ईस्वी तक। कर्नाटक का तृतीय युद्ध 1756 से 1763 ईस्वी तक। ये युद्ध लड़े गए हैं। अब हम आपको दिखाते हैं सेंट जॉर्ज मद्रास, चेन्नई जिसको पहले कहते थे। ये सेंट जॉर्ज फोर्ट मिस किला मद्रास का है। ये है, ये यहाँ से यहाँ तक आप लोग देख रहे हैं, ये पूरा किला, ये ब्रिटिश झंडा लगा हुआ है। और ये क्यों समुद्र के किनारे बनाते थे ताकि जहाज़ों में माल आने जाने में आसानी रहे। ये सब अंग्रेज़ों का किला था। और आप आगे देखते हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं इसके सेंट जॉर्ज के आगे। आप लोगों को मेहनत से पढ़ते रहना है, इसीलिए NCERT, ठीक है। राजाओं और नवाबों को अंग्रेज़ों से खतरा। कंपनी को भेंट देने और उसकी सेना का खर्चा उठाने में भारतीय राजाओं पर बहुत बोझ पड़ने लगा। राजा व नवाब व्यापार के खिलाफ नहीं थे, परंतु वे अपने राज्य में किसी और की सैनिक ताकत नहीं बढ़ने दे सकते थे। उन्होंने कंपनी की सैनिक ताकत पर रोक लगाने की कोशिश की। अस्त्र शस्त्र, सैनिक बल व किलेबंदी के सहारे होने वाला व्यापार कोई साधारण व्यापार नहीं रहा। भारत के राजाओं और नवाबों को यह बात बड़ी खतरनाक लगी कि उनके राज्य में किसी दूसरे देश के लोग सेनाएं रखें, युद्ध लड़ें, किले बनाएं और अपनी सैनिक शक्ति की धाक जमाएं। वह कंपनी की दूसरी बातों से भी परेशान रहते थे। अब धीरे धीरे, और जो कहते हैं ना देसी कहावत है, बैठने की जगह पा गया तो वो लेटने की सोचने लगा, वही उसमें यह वही अंग्रेज करते थे। अब क्या, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत के राजाओं के राज्य से फ़ायदा उठाना। अब उन्होंने राजाओं के राज्य से फ़ायदा उठाने के लिए चालें चलने शुरू कर दी। कंपनी के कर्मचारी अपना निजी व्यापार भी कर रहे थे। वे अपने माल को कंपनी का माल बता देते थे और कर नहीं चुकाते थे। इस तरह कंपनी तो धनवान हो ही रही थी, उसके कर्मचारी व अफसर भी निजी रूप से मालामाल होकर भारत से लौटते थे, बहुत लूटते थे। कई भारतीय व्यापारी व सेठ थे जो कंपनी के व्यापार में मदद करते थे। घर का भेदी लंका ढाए। वे भी अपने माल को कंपनी का माल बताकर कर देने से बच जाते थे, ठीक है। अब आते हैं अगला पॉइंट। कंपनी की आड़ में राज्यों में लूटपाट, धोखाधड़ी हो रही थी। कंपनी कारीगरों से जोर जबरदस्ती से बहुत कम कीमत पर माल खरीदने की कोशिश करती रहती थी। यह सब कौन करता था? अंग्रेज़ों की कंपनी बनाई हुई, ठीक है।
अब इसमें देखते हैं, इसमें आपको हम बहुत ही बढ़िया एक प्रसंग है। जो इलाके कंपनी को भेड़ में मिले थे उनके किसानों से भी हद से ज़्यादा लगान वसूल करने की कोशिश करती रहती। जब राजा इन बातों का विरोध करते तो अंग्रेज उनसे लड़ पड़ते। उस राजा को हटाकर वे ऐसे किसी व्यक्ति को राजा बनाते जो उनके व्यापार के तरीकों पर रोक न लगाए। ठीक है। 1756 ईस्वी में अली वर्दी खां की मृत्यु होने पर उसका पौत्र मीन्स पोता सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना। सत्ता संभालते ही उसे घरेलू और बाहरी शत्रुओं का सामना करना पड़ा। नवाब के इन विरोधियों को बंगाल के कुछ धनी सेठों का भी समर्थन प्राप्त था। अवसर पाकर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने नवाब के विरोधियों की साजिशों में भाग लेना आरंभ कर दिया। इस समय यूरोपीय कंपनियां शाही फरमान द्वारा दी गई व्यापारिक सुविधाओं का दुरुपयोग कर रही थी। साथ ही कोलकाता, कलकत्ता स्थित अपनी बस्तियों की किलोबंदी भी करने लगी थी। जब सिराजुद्दौला को इसकी सूचना मिली तब उसने अंग्रेज व्यापारियों द्वारा की जाने वाली सैन्य तैयारियों पर प्रतिबंध लगा दिया उन्होंने। अंग्रेजों ने नवाब के आदेशों की अवहेलना की। इससे क्रुद्ध होकर नवाब ने अंग्रेजों के गढ़ कलकत्ता पर आक्रमण कर उन्हें परास्त कर दिया। किसने परास्त कर दिया? नवाब सिराजुद्दौला ने। जब इस घटना का समाचार चेन्नई, मद्रास कहते थे पहुंचा, तब कलायू एक नौसैनिक बेड़े के साथ कलकत्ता पहुंचा। ठीक है। जब इसका समाचार पहुंचा तो लॉर्ड कलायू जो था वो एक पूरी सैन्य टुकड़ी के साथ कलकत्ता पहुंचा। ठीक है। कलकत्ता पर अंग्रेजों का पुनः अधिकार हो गया। नवाब तथा अंग्रेजों के बीच अली नगर की संधि 9 फरवरी 1797 ईस्वी को हो गई। इस संधि के अनुसार कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा में बिना चुंगी दिए व्यापार करने का अधिकार प्राप्त हो गया। कर बिना दिए अधिकार प्राप्त कर लिया। किंतु कलायू इतने से संतुष्ट नहीं था। वह तो बंगाल में अंग्रेजी साम्राज्य स्थापित करना चाहता था। अतः कलायू ने नवाब के विरोधियों से साठगांठ शुरू कर दी। नवाब का सेनापति मीर जाफर स्वयं बंगाल का नवाब बनना चाहता था। वह विश्वासघात करके अंग्रेजों से जा मिला। अंग्रेजों ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाने और मीर जाफर ने अंग्रेजों को हर प्रकार की सुविधाएं देने का वचन दिया। किसने? मीर जाफर ने। मीर जाफर मिल गया उनसे। इस षड्यंत्र में राय दुर्लभ, जगत सेठ और अमीचंद नामक व्यापारी भी व्यापारिक लाभ के लिए शामिल थे। कौन व्यापारी? ये 3 लोग। ठीक। इस षड्यंत्र की योजना पक्की होते ही कलायू ने सिराजुद्दौला को एक कूटनीतिक पत्र लिखकर उस पर संधि की शर्तों का भंग करने का आरोप लगाया। इस संधि के उल्लंघन हेतु उसे दंडित करने के लिए वह एक बड़ी सेना लेकर बंगाल की राजधानी मुर्शिदाबाद की ओर चल पड़ा। पहले बंगाल की राजधानी कौन थी? मुर्शिदाबाद। अब कौन है? कोलकाता। ठीक है। अब हम देखते हैं प्लासी का युद्ध और मीर जाफर से मिल हुआ था। प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में जब नवाब को इसकी सूचना मिली तब उसने प्रतिरोध करने हेतु अपनी सेना के साथ कलायू के विरुद्ध कूच कर दिया। 1757 ईस्वी में प्लासी के मैदान में सिराजुद्दौला तथा कलायू की सेनाएं आमने सामने हुई। नवाब ने अपने सेनापति मीर जाफर को अंग्रेजों पर आक्रमण की पहल करने को कहा, किंतु मीर जाफर निष्क्रिय खड़ा रहा। यही है वो गद्दार। हु इज? मीर जाफर। इसको देखो, यही है मीर जाफर। यही अंग्रेजों से मिला था और यही वो गद्दार है। नहीं तो इंडियन हिस्ट्री कुछ और होती। अब आगे देखते हैं। इससे सिराजुद्दौला को उसके विश्वासघात का आभास हो गया और वह षड्यंत्र से बचने के लिए लड़ाई का मैदान छोड़कर भाग गया। नवाब के भाग जाने से उसकी सेना में भगदड़ मच गई। अंततः नवाब को बंदी बना लिया गया और मीर जाफर के पुत्र ने उसकी हत्या कर दी। किसने हत्या की? मीर जाफर के पुत्र ने हत्या की, अंग्रेजों ने नहीं। मीर जाफर को अंग्रेजों ने धोखा देने के पुरस्कार के रूप में बंगाल का नवाब बना दिया और मीर जाफर ने अंग्रेजों को बहुत सा धन व जागीर दी। किसने दी? मीर जाफर ने अंग्रेजों को धन जागीर दे दी। मीर जाफर महत्वाकांक्षी तो था किंतु वह स्वतंत्रता पूर्वक शासन नहीं कर सका। महत्वाकांक्षी था लेकिन स्वतंत्रता पूर्वक शासन नहीं करा। प्लासी का युद्ध अंग्रेजों ने जीत लिया।
ये देखो अंग्रेज जीत रहे हैं। उसने अनुभव किया कि अंग्रेज उसे मात्र एक कठपुतली की तरह नामधारी शासक के रूप में रखना चाहते थे। अंग्रेजों ने उसे अपनी सुनिश्चित आय का साधन बना लिया और उससे धन वसूलने लगे। कंपनी के एजेंटों तथा दलालों ने भ्रष्टाचार से आर्थिक लूट की कार्यवाही शुरू कर दी थी। फलतः नवाब का खजाना खाली हो गया और वह आर्थिक संकट में पड़ गया। अतः अंग्रेजों की बढ़ती मांग पूरी करने में असमर्थ हो गया। जब गद्दारी की है आपने तो उसको झेलना तो पड़ेगा ही। लेकिन यह हिस्ट्री है बच्चों, इसको आपको हिस्ट्री से सबक लिया जाता है। हिस्ट्री में सुधार नहीं, सबक लिया जाता है, ठीक है। उनके आर्थिक शोषण व उत्पीड़न के फलस्वरूप किसानों तथा दस्तकारों में असंतोष व्याप्त हो गया। इस राजनीतिक और आर्थिक अव्यवस्था से ऊब कर वह अंग्रेजों से छुटकारा पाने का उपाय सोचने लगा। इस बीच 1760 ईस्वी में अंग्रेजों ने उसे गद्दी से उतार कर उसके दामाद मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना दिया। तो देखो 57 में हुआ, 63 साल में ही उतार को उसको उनके दामाद जो था मीर कासिम, उसको बंगाल का नवाब बना दिया गया, ठीक है, अंग्रेजों ने बना दिया। अंग्रेजी सेना का खर्च चलाने हो तो उसको वर्धमान, मिदनापुर, चटगांव के ज़िले अंग्रेजों को देने पड़े। 3 ज़िले देने पड़े जिसको आप अच्छे लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। बंगाल में मीर कासिम एक योग्य शासक था। वह बंगाल की दशा को सुधारना चाहता था। उसने विद्रोही अमीरों का दमन किया और अपनी सेना में आवश्यक सुधार किए। मुंगेर में तोड़दार बंदूकों और तोपों को बनाने का कारखाना स्थापित कराया। सैन्य क्षमता बढ़ाने के लिए उसने सैनिक प्रशिक्षण हेतु यूरोपीय अधिकारी नियुक्त किए। उसने समरू नामक एक जर्मन को अपना सेनापति नियुक्त किया। उसने अंग्रेजों के व्यापार पर भी प्रतिबंध लगाने का साहस किया था। अंग्रेजों ने अप्रसन्न होकर उसे हटा देने का निश्चय किया। मीर कासिम अंग्रेजों की नीयत से परिचित था, वह उनसे सावधान रहता था। अतः उसने अपनी राजधानी भी मुर्शिदाबाद से मुंगेर, आधुनिक बिहार में स्थापित कर दी। पहले बिहार को क्या कहते थे? मुंगेर, और राजधानी क्या थी? तो मतलब राजधानी मुर्शिदाबाद से कहाँ कर दिया? बिहार कर दी, और उसकी किलेबंदी आरंभ कर दी। उधर अंग्रेजों ने प्रतिशोधात्मक कार्रवाई करते हुए अपने सैन्य बल के द्वारा मीर कासिम के विरुद्ध कदम उठाया तथा उसे गद्दी से हटाकर मीर जाफर को पुनः बंगाल का नवाब बनाने का निश्चय किया। देखो क्या हो रहा है, दोबारा उसको बंगाल का नवाब बनाने का निश्चय किया। किसको? मीर जाफर को, फर्स्ट वाले को, दामाद को हटा के ससुर को। मीर कासिम इस अपमानजनक व्यवहार से आग बबूला हो गया। भाई उसको गद्दी से उठाओगे तो आग बबूला तो होगा। उसने अपनी सेना संगठित कर अंग्रेजों से लड़ाइयाँ लड़ी थी, किंतु वह पराजित हुआ। वह भागकर अवध में शरण लेने को विवश हुआ। अवध के नवाब शुजाउद्दौला तथा मुगल बादशाह शाह आलम के साथ उसने अंग्रेजों के विरुद्ध एक गठबंधन कर लिया। क्या हुआ देखा? कुछ समझा? अंग्रेजों के विरुद्ध गठबंधन हुआ है। ये पहला गठबंधन था अंग्रेजों के विरुद्ध। अब फिर आता है बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में, 4 साल बाद, इसके मीर कासिम के नवाब बनने के 4 साल बाद। उपरोक्त तीनों की संयुक्त सेनाओं का अंग्रेजों की सेना के साथ 1764 ईस्वी में बक्सर के मैदान में भीषण संग्राम हुआ, परंतु सफलता अंग्रेजों को ही मिली। मीर कासिम युद्ध भूमि से भागने को विवश हुआ। बेचारा मीर कासिम। अब आते हैं नेक्स्ट। अंग्रेजों ने एक बार फिर मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया। बक्सर के युद्ध का भारतीय इतिहास में बहुत महत्व। अंग्रेजों की इस विजय ने न केवल मीर कासिम की शक्ति छिन्न भिन्न हो गई, बल्कि अवध भी अंग्रेजों के सैन्य व राजनीतिक प्रभुत्व में आ गया। उसने तो अपना गया भी, दूसरों का भी गया। अवध मीन्स लखनऊ, जिसको कहते हैं अवध का क्षेत्र आता है। जहाँ प्लासी की जीत ने अंग्रेजों की आर्थिक स्थिति मजबूत की, वहीं बक्सर की जीत ने अंग्रेजों के पैर भारत में और मजबूत कर दिए। बक्सर के युद्ध के बाद क्लाइव ब्रिटिश गवर्नर बनकर भारत आया। उसने मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय और अवध के नवाब शुजाउद्दौला के साथ इलाहाबाद की 2 संधियाँ की। इन संधियों के निम्नलिखित शर्तें थी। अब शर्तें पढ़ो, देखो उसने कौन कौन सी शर्तें की। इलाहाबाद की प्रथम संधि कब भाई?
कब हुई? 12 अगस्त 1965 ईस्वी में। मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने शाही फरमान द्वारा अंग्रेज कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्रदान कर दी। वे इन प्रांतों से भू राजस्व वसूली के अधिकारी हो गए। मुगल बादशाह को 26 लाख रुपए की वार्षिक पेंशन अंग्रेजों ने देना स्वीकार किया, सिर्फ 26 लाख, ठीक है, जबकि इनसे बहुत सा कर वो वसूलते थे। इलाहाबाद की द्वितीय संधि कब हुई? 16 अगस्त 1765 को। एक 12 अगस्त में और एक फिर 16 अगस्त में, चार दिन बाद। कंपनी ने कड़ा और इलाहाबाद के जिले अवध के नवाब से लेकर मुगल बादशाह को दे दिए। अवध का शेष भाग इलाहाबाद एवं कड़ा को छोड़कर अवध के नवाब शुजाउद्दौला को वापस कर दिया गया। नवाब ने कंपनी को 50 लाख रुपए युद्ध हर्जाने के रूप में दिए। उधर 26,000 उन्होंने दिया, 26 लाख दिया था और 50 लाख अंग्रेजों को दिया युद्ध हर्जाने के बीच में। युद्ध हर्जाना की संधि जो होती है ये अंग्रेजों की एक बहुत बड़ी नीति थी। ये आप लोग जब देखेंगे तो ये बहुत ही अंग्रेज चालाक थे, चतुर थे। इसी प्रकार क्लाइव ने बंगाल के नवाब से एक संधि की जिसके अनुसार बंगाल में दैव शासन की स्थापना की। मतलब दैव मतलब 2 शासन। इसके अंतर्गत प्रशासन का उत्तरदायित्व नवाब के कंधों पर डाला गया तथा राजस्व वसूली का अधिकार कंपनी ने अपने हाथों में ले लिया। मतलब सुधार तुम करो, पैसा जो कमाने वाला विभाग हो वो मेरे पास। इस प्रकार भारत पर प्रभुत्व जमाने के लिए अंग्रेजों ने भारतीय सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक ढांचे पर अपना वर्चस्व स्थापित किया और भारत को अपना औपनिवेशिक राज्य बना लिया। अब देखते हैं अंग्रेजों ने व्यापार के लिए भारत की क्या क्या चीज़ें महत्वपूर्ण थीं। कौन कौन सी चीज़ थीं? चुंगी कर में छूट तथा सामानों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने की छूट जिससे उनका सामान दूसरों से सस्ता हो। व्यापार में मनमानी करने, भारतीयों को अपना सामान सस्ता बेचने, कंपनी का माल महंगा खरीदने, प्रतिद्वंदी यूरोपीय व्यापारियों को बाहर रखने और कंपनी का व्यापार भारतीय राजाओं की नीतियों से स्वतंत्र रहकर जारी रखने के लिए मजबूर करना आदि। बंदरगाहों के पास किलेबंदी करने, पट्टे पर प्राप्त स्थान का प्रशासन चलाने तथा अपने साथ लाए हुए सोने चांदी से भारतीय सिक्के ढालने की अनुमति क्षेत्रीय शासक से प्राप्त करना। इसके बदले क्षेत्रीय राज्य को बंदरगाह से प्राप्त चुंगी का आधा हिस्सा राज्य को देना। ये सब अंग्रेजों की करामात थी। ब्रिटिश कंपनी भारत में राजनीतिक सत्ता स्थापित करने के लिए भारतीय राजाओं के साथ इन्हीं हथकंडों का इस्तेमाल कर बड़ी चतुराई के साथ अपना राज्य बढ़ाती रही। इस तरह एक ऐसा वक्त आया जब अंग्रेज भारत के राजाओं और नवाबों को हटाकर खुद शासन चलाने लगे, समय समय पर आवश्यकता अनुसार। अपनी नीति में बदलाव, शर्तों को तोड़ना, भारतीय राजाओं पर आक्रमण, क्षेत्रीय राजनीति में दखलंदाजी, राजाओं के साथ कुचक्र, फूट डालना, आपस में लड़ना आदि तरीकों का निर्लज्जता पूर्वक प्रयोग करते रहे। कौन? अंग्रेज। अंग्रेजी शर्तों के अधीन क्षेत्रीय राजाओं का कोष खाली होता चला गया। उन्हें राजकाज एवं विकास कार्यों को करना मुश्किल हो गया। राज्य की आमदनी अंग्रेजों के हिस्से में जाती रही और खर्च की जिम्मेदारी राजा उठाते रहे। ठीक है बच्चों, देखो क्या हो रहा है। और राज्य में जनता की तकलीफ़ों के लिए भी राजा जिम्मेदार ठहराए जाने लगे। इस स्थिति का कोई भी राजा विरोध नहीं कर सका क्योंकि उनमें अंग्रेजों के विरोध की शक्ति नहीं थी और ना ही आपस में एकता। इस स्थिति का फायदा उठाते हुए अंग्रेज एक एक कर समस्त क्षेत्रीय शक्तियों को कमजोर कर कठपुतली की तरह नचाते और अपने अधीन करते रहे। अंत में प्रमुख रूप से अवध, बंगाल तथा दिल्ली के शासकों पर अपना अधिकार जमाया। शब्दावली। फरमान किसको कहते हैं? मुगल बादशाह द्वारा दिए गए आदेशों को फरमान कहते थे। इन पर शाही मोहर लगी होती थी। दस्तक। भारतीय राजाओं द्वारा अंग्रेजी कंपनी को बिना कर दिए सामानों के आयात निर्यात में छूट के लिए पास या दस्तक जारी करने का अधिकार कंपनी को मिला था। ठीक है, अब देखते हैं कुछ अभ्यास। इनमें आपको कुछ अभ्यास बताना है। ठीक है, प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? क्लाइव ने, कार्टिवाभर ने, कैपिटन लाली ने या होल्टर मुल्लू ने? मैं आपको राइट आंसर कमेंट करके हमको बताना है। ठीक है, बहुत ही सरल है।
मुर्शिदाबाद से मुंगेर अपनी राजधानी स्थानांतरित करने वाला बंगाल का नवाब कौन था? सिराजुद्दौला, मीर जाफर, मीर कासिम, नजमुद्दौला कौन था? इसमें भी आपको हमें कमेंट करके उत्तर बताना है और बताना जरूर है, ठीक है। अब अति लघु उत्तरीय प्रश्न, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ताकत बढ़ाने में किसका विशेष योगदान था? मैंने बताया था अभी। ईस्ट इंडिया कंपनी नील, काफ़ी, चाय के बाग कहाँ लगाती थी? ये भी बहुत सरल है, आप लोगों को इनका आंसर में कमेंट करके बताना है, ठीक है। प्लासी का युद्ध किसके बीच हुआ था? ये भी कमेंट करके बताइए आप। और बक्सर के युद्ध का महत्व बताइए, बक्सर के युद्ध का महत्व क्या था? ये भी अभी आप लोगों ने पढ़ा है। अब दीर्घ उत्तरीय आपको अपने किस पे लिखने हैं? अपनी एक रफ नहीं, फेयर कापी बनानी है, उस पर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का एक उत्तर लिखना है। क्या लिखना है? अंग्रेजों के व्यापार के लिए भारत की क्या क्या चीज़ें महत्वपूर्ण थी, वो इसका आपको आंसर अपनी कॉपी पे लिखना है। और प्रोजेक्ट वर्क में भी देखो क्या करना है, अपने घर या गांव के बड़ों से यह पता कीजिए कि आपके जनपद एवं गांवों की स्थापना कब और कैसे हुई। अगर इसके बारे में आप लोग